आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे हम रिक्लासिफिकेशन इसकी कर रहे होते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बिजनेस खरीदती है कैपिटल गेन कमाने के लिए या कोई रेंटल इनकम कमाने के लिए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। सेकंड चीज मैं आपको आज के वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम रिक्लासिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है कैरिंग वैल्यू पर रख रहे होते हो या कॉस्ट मॉडल पर रख रहे होते हो बेसिकली, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फिर रिक्लासिफाई एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में करा रहे होते हो एट इट्स कैरिंग वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल मेरा एक एसेट है जिसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर कैरी कर रहा हूं। कॉस्ट मॉडल क्या होता है? कॉस्ट मॉडल वो होता है जिस पर मैंने एसेट को एक्वायर कर रहा होता है, उस पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उस कॉस्ट पर कैरी कर रहा होता हूं, तो वही डीम कॉस्ट समझी जाएगी अगर मैं दूसरे स्टैंडर्ड में भी उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और मैं IS 40 से IS 16 में PPE बना रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विटी बना रहा हूं, IS 40 से IS 16 में शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं कॉस्ट मॉडल के अंदर कैरिंग वैल्यू पर ही शिफ्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पर रख रहा होता हूं, तो फिर क्या होता है उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहली रिक्लासिफिकेशन है फ्रॉम अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम IS 40 से, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम शिफ्ट कर रहे होते हैं IS 16 में PPE बना रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? इफ वी ट्रांसफर फ्रॉम IS 40 टू IS 16, सो फर्स्ट रिवैल्यू, पहले हमें रिवैल्यू करना होता है। इफ देयर इज अ गेन और लॉस, पार्क इट इन PNL, then transfer to IS 16 and here is become the deem cost। यानी कहने का मकसद ये है अगर हम कोई अपना एसेट IS 40 से IS 16 में लेके जा रहे होते हैं, तो पहले हमें जो है वो रिवैल्यू करना होता है एसेट को। पहले हमें जो है वो रिवैल्यू करना होता है और कोई भी फेयर वैल्यू में हमें रिवैल्यू करना होता है। और जो है कोई भी अगर गेन आ रहा होता है, फेयर वैल्यू गेन आ रहा होता है, वो हमें पार्क करना होता है PNL में। और फिर हमें अपना एसेट को जो है वो शिफ्ट कराना होता है PPE में, IS 16 बना देते हैं हम, और वही उसकी डीम कॉस्ट समझी जा रही होती है। दूसरी रिक्लासिफिकेशन ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IS 40 से IS 2 में लेके जा रहे होते हैं, यानी कि इन्वेंट्री बना रहे होते हैं। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट सेम है कि पहले हमें जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर जो है वो कैरी करना होता है, और कोई गेन या लॉस आ रहा होता है तो उसको PNL में पार करा होता है। देन वी हैव टू शिफ्ट इट फ्रॉम IS 2, फिर उसको हमें इन्वेंट्री बना देते हैं, उसी वही डीम कॉस्ट समझी जा रही होती है। तीसरी रिक्लासिफिकेशन है कि अब हम जो है PPE से यानी IS 16 से अपनी PPE को जो है हम जो है वो IS 40 में शिफ्ट करा रहे होते हैं, यानी हम PPE को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं। तो अब क्या ट्रीटमेंट होता है? इफ वी शिफ्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम IS 16 टू IS 40, फर्स्ट रिवैल्यू द प्रॉपर्टी whether you follow the cost model or revaluation model in PPE, then shift to IS 40। यानी अगर हम जो है अपने एसिड को रिक्लासिफाई करा रहे होते हैं IS 16 से IS 40 में, यानी कि PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं, तो पहले हमें रिवैल्यू कराना होता है अपने एसेट को, चाहे हम कॉस्ट मॉडल अपना रहे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो PPE में। हमें फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम जो है रिवैल्यू करें ताकि जो उसका रिवैल्यूएशन गेन आए
उसको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो है OCI में डालें, और फिर हम जो है ISOT में उसको लेके जाएं। क्योंकि अच्छा, ऐसा करने का मकसद ये भी होता है, स्टैंडर्ड नहीं बिल्कुल सही करा है कि ऐसा करने का, क्योंकि अगर पहले हम रिवैल्यू नहीं करेंगे, IS40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आने से पहले अपने PPE को हम रिवैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई भी कंपनी जो है इससे विंडो ड्रेसिंग बहुत आराम से कर सकती है। अगर स्टैंडर्ड ने रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही लगाई है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन स्टैंडर्ड नहीं लगाता तो कंपनियां क्या कर रही होती हैं कि अपने अपने जो है, अगर अपने उसके अपने ऑपरेशंस के सही नहीं चल रहे होते, उस प्रॉफिट मेकिंग ऑपरेशंस नहीं हो रहे होते, तो वो फिर क्या करती, क्या हरबाज मार रही होती कि हर साल जो है उसकी इन्वेस्टमेंट, वो हर साल जो है वो अपने PPE को जो है IS40 में लेके जा रही होती है, और वहां पर जो है फेयर वैल्यू गेन को दिखा रही होती है, और जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट जो है शूट हो रहे होते। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी विंडो ड्रेसिंग को रोकने के लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि पहले आप जो है रिवैल्यू करो, और उसको रिवैल्यूएशन अगर कोई गेन आता है तो उसको OCI में दिखाओ, ना कि PNL में दिखाओ, उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाओ, और फिर जो है आप अपने PPE को शिफ्ट कराओ IS40 में। और चौथी रिक्लासिफिकेशन है IS2, यानी स्टॉक को आप जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हो अब। तो फिर क्या होगा, पहले फर्स्ट शिफ्ट द प्रॉपर्टी एट कैरिंग वैल्यू टू IS40, देन मेजर ऑन फेयर वैल्यू, यानी कि पहले आप जो है जो स्टॉक है वो जिस कॉस्ट पर है उसी कॉस्ट पर IS40 में, IS इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाओ, और फिर जो है उसको मेजर करो उसकी फेयर वैल्यू मॉडल पर साल के आखिर में। अच्छा, इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ही स्टैंडर्ड में, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ओन यूज का। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़े गौर से सुनने वाला कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमें ये देखना होता है कि वेदर द पोर्शन कैन बी सोल्ड लीज आउट अंडर फाइनेंस लीज सेपरेटली, कि हमारा जो पोर्शन है क्या वो बिक सकता है, क्या वो फाइनेंस लीज उसकी हो सकती है। अगर कोई हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हमें ये देखना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक सकती है फाइनेंस लीज पर। अगर आंसर आता है नो, नहीं बिक सकती, तो हम ये चीजें देख रहे होते हैं, वेदर ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ऑनर ने जितना भी ऑक्युपाइड कराया हुआ है पोर्शन, क्या वो गैर जरूरी है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि मेजर नहीं है। अगर तो नहीं है, अगर एक एसिड जो है हमारा, गौर से सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ओन यूज का, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ओन यूज ये कहता है कि एक पोर्शन है अगर वो फाइनेंस लीज पर सेपरेटली सोल्ड हो सकता है। अगर आंसर आता है नो, कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनेंस लीज पर सोल्ड नहीं हो सकता, नो आंसर आता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन मेजर है या नहीं है। अगर मेजर है ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन, तो फिर उसको हम जो है अकाउंट फॉर कर लेते हैं PPE में, IS16 में। अगर ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन जो है वो मेजर है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है, तो हम अकाउंट कर लेते हैं उसको PPE के तहत, उस वो PPE बन जाता है, वो IS40 नहीं होता, वो फिर IS16 में लाई कर रहा होता है वो, यानी कि फिर हमें वो डेप्रिशिएट भी होगा वो एसिड मेरा। लेकिन अगर ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन जो है वो मेजर नहीं है, माइनर है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को IS40 में भी लाई कर रहे होते हैं। ये ऐसा ही है, मैं इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ कि आपका एक बेंगलो है और आप पूरे बेंगलो को आपने किराए पे दिया हुआ है, लेकिन आपने ऊपर एक छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ है जिसको आप यूज कर रहे होते हो, तो ये एक ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन है जो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो अब मैं इस बेंगलो को वो डील करूंगा IS40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ये सेम ऐसा ही है। लेकिन अगर अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ ये आ जाते हैं कि अगर एक पोर्शन है या एक प्रॉपर्टी है जो फाइनेंस लीज के तहत सेपरेटली बिक सकती है, तो फिर क्या होगा, या पोर्शंस हैं वो सेपरेटली जो है बिक सकते हैं, फिर क्या होगा, फिर ये होगा अकाउंट फॉर सच पोर्शन हैज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड सेपरेटली, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल के तहत इसको समझाता हूँ कि गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो आराम से देखिएगा।
कि एक मेरी 3 माले की बिल्डिंग है और 2 माले जो है वो मैं यूज कर रहा होता हूँ, और 1 माला जो है मैंने किराए पे दिया हुआ है, 3rd फ्लोर। जो 2 माले मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं डील करूंगा, उसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा पीपीई के तहत, IAS 16 के तहत। और जो 1 माला जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है उसको मैं डील करूंगा या उसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा IAS 40 के तहत। और ये जो मैं ने हैज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत जो मैंने ये अकाउंटिंग की है, इस बात की मुझे जब ही इजाजत मिली है कि सबसे पहले मैंने ये देखा है कि क्या ये फाइनेंस लीज के तहत बिक सकते हैं अलग अलग सेपरेटली या नहीं बिक सकते। अगर आंसर आता है यस, तो हमें डील करना होता है हैज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया। फिर एक कॉन्सेप्ट इसी स्टैंडर्ड में आ रहा होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एंसिलरी सर्विसेज। यानी ये कह रहा होता है ये कॉन्सेप्ट के वेदर द एंसिलरी सर्विस आर रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल। अगर ये आंसर आता है यस, अकाउंट फॉर सच प्रॉपर्टी अंडर IAS 40। अगर आंसर आता है नो, तो अकाउंट फॉर सच प्रॉपर्टी अंडर IAS 16। एग्जाम्पल होटल, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फॉर एग्जाम्पल जो है एक 5 स्टार होटल्स है, जैसे पीसी ले लो, हमारे पाकिस्तान में एक पीसी होटल है, 5 स्टार होटल है, या इंडिया में कोई होटल है 5 स्टार होटल है। वो रेंटल इनकम के साथ साथ बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहा होता है, जैसे कि खाना दे रहा होता है, जैसे कि फूड, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट दे रहा होता है, जैसे कि आपको स्विमिंग एक्टिविटीज दे रहा हो, स्विमिंग की वो आपको फ्री बेनिफिट्स देता है, और दूसरे किस्म के बेनिफिट दे रहा होता है होटल आपको। तो ये बहुत एंसिलरी सर्विस जो है ये एक मेजर एंसिलरी सर्विस है। तो अब हम होटल जो है वो होटल IAS 40 नहीं कहलाएगा, हालांकि वो रेंटल इनकम अर्न कर रहा है हर साल, लेकिन फिर भी वो IAS 40 नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी एंसिलरी सर्विस जो है वो बहुत मेजर हैं, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं है उसकी मेजर इनसिग्निफिकेंस, अगर उसकी मेजर एंसिलरी सर्विसेज नहीं है, वो खाली सिर्फ और सिर्फ रेंटल पे कमरे दे रहा है और दूसरी सर्विसेज मेजर सर्विसेज नहीं दे रहा है, यानी कि स्विमिंग पूल एक्टिविटीज और दूसरी किसी की जिम्नेजियम और दूसरी सर्विसेज नहीं दे रहा, मेजर सर्विसेज नहीं दे रहा, तो फिर हम उस होटल को हम पीपीई में डील नहीं करेंगे, फिर हम डील करेंगे IAS 40 में। फिर वो हमारे लिए, वो होटल जो है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर कोई होटल जो है वो साथ साथ रेंटल इनकम के साथ साथ दूसरी सर्विसेज, मेजर सर्विसेज यानी स्विमिंग पूल की, यानी जिम्नेजियम की, यानी दूसरी किस्म की एक्टिविटीज की सर्विसेज भी आपको दे रहा होता है, तो वो फिर होटल जो है वो पीपीई में शो हो रहा होता है आपके बैलेंस शीट के अंदर। तो ये दो मेजर, एक एंसिलरी सर्विस का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ओन यूज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जो है देख रहे होते हैं हमारे जो पोर्शंस हैं 3 माले की, फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग है और वो सेपरेटली सोल्ड हो सकती है, सेपरेटली फाइनेंस लीज पर बिक सकती है। अगर आंसर आता है हाँ, तो फिर हम जो है उसको रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के तहत डील कर रहे होते हैं। जैसे 2 फ्लोर जो है मैंने जो खुद यूज कर रहा हूँ उसको मैं पीपीई के तहत इस्तेमाल कर रहा हूँ, या और एक तहत एक एक जो हमारा फ्लोर है जो उसको मैंने रेंट पे दिया हुआ था उसको मैं IAS 40 में डील कर रहा हूँ। अगर मेरे पोर्शन जो है वो सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, यानी कि मेरे पोर्शन जो है वो सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, वो फाइनेंस लीज पर नहीं बिक सकते सेपरेटली, तो फिर मैं ये देख रहा होता हूँ कि क्या आया ऑनर ऑक्यूपाइड पोर्शन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है ऑनर ऑक्यूपाइड पोर्शन, तो मैं IAS 16 में उसको डील कर रहा होता हूँ। अगर नहीं है, तो फिर मैं उसको IAS 40 में डील कर रहा होता हूँ। ये मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिक्लासिफिकेशन भी मैंने आपको समझा दी, और इसमें जो दो कॉन्सेप्ट जो इसके साथ लिंक थे, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ओन यूज के और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंसिलरी सर्विस के, ये भी मैं आपको बताने में कामयाब हो चुका हूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।